हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी एसजी क्लासेस। और लास्ट क्लास में बेटे हम लोगों ने करे थे एमसीक्यू क्वेश्चन और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। ठीक, देखिए मैंने आपको लगभग हर क्लास में ज्ञान दिया है। आई होप बहुत से बच्चों को तो याद भी हो गया होगा कि बेटे हम जो ये क्लासेस कर रहे हैं ये इकोनॉमिक्स की क्लास है और ये डिटेल्ड क्लासेस हैं। ये कोई केवल कंपटीशन की प्रिपरेशन की क्लास नहीं है। कंपटीशन में हमें केवल कंटेंट समझ में आ गया ठीक है, लेकिन क्लास 11th और 12th में हमें नोट्स बनाने होते हैं, आंसर लिख कर आने होते हैं और साथ ही साथ हमें सब्जेक्टिव आंसर्स की तैयारी भी करनी होती है। कंपटीशन में हमें केवल एमसीक्यू करने होते हैं, तो इकोनॉमिक्स तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं केवल 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 11th-12th की पढ़ाई सिंपल सी बात है, कंपटीशन में तो काम आती है, तो ये क्लासेस कंपटीशन में भी काम आती हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो 11th और 12th के स्टडीज़ पर है। क्लियर। तो आज अगर हम बात करें, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसके एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे अपनी नॉलेज को टेस्ट करने की। ठीक, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे और 11th के बच्चे हो सकता है मेरी स्क्रीन पर देखकर ये जो ईयर लिखे हैं इन्हें देखकर कुछ कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ये क्या दे रखा है यहाँ पर। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बुक ये यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में 2016 तक 2016-17 तक ये बुक 12th क्लास में आया करती थी। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आगे जो ईयर लिखे हैं ये किसी टाइम में बोर्ड में आए हुए हैं, फिर इंटरचेंज हो गया। 11th की एक बुक 12th में चली गई और 12th की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में आ गई। ठीक, अब हम पहले तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक, तो बेटे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको दिखा देता हूं मैं कि ये भी होते हैं। तो देखिए, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी हैं और मैंने आपको शुरू से बोला था कि आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, नाउ यू विल बी एबल टू आंसर कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है आप उसको डिफाइन कर देंगे कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूजेस। इससे अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और वही है हमारी इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर आता है डिफाइन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो आपको पता है यहाँ पर हमारी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस हमारी एक प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस हमारी एक प्रॉब्लम है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। ठीक, तो इन्हें ही हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए आप बिल्कुल आराम से, थर्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, केवल डिस्कस, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये सारे क्वेश्चन रिमेंबरिंग बेस्ड हैं। आप केवल इन्हें याद करेंगे समझकर तो बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए ये मैक्रो लेवल के फैक्टर्स हैं, तो इसका आंसर हो गया मैक्रो। करेक्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, What does leftward shift of the production possibility curve indicate। तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने यहाँ लिखे हैं ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। क्लियर। तो सर फिर ये बताओ, ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन,
बच्चा कभी भी इन जैसे क्वेश्चंस में पेपर में गलती नहीं करता। अगर वो इनमें भी गलती कर रहा है, अगर उसे यही नहीं पता कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब वो घर से पढ़कर ही नहीं गया, तो कोई भी क्या भी समझा ले, कुछ नहीं हो सकता। तो पहला काम, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर लर्न होने चाहिए। पहला काम तो ये, ठीक, कि आपको अपना सारा डायरेक्ट मटेरियल पता हो। अब बेटे बच्चे जो गलती करते हैं, बच्चे जिन क्वेश्चंस में गलती करते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं पहले। बच्चे गलती करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस में। तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो बड़ा सिंपल सा है कि मैं आपको जो एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके एमसीक्यूज कराऊंगा और उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन कराऊंगा, जो मोस्टली पेपर में बच्चे गलत कर देते हैं। अब बताइए, मैं इसमें आपको क्या बताऊं? व्हाट इज इकोनॉमिक्स मैं आपको बता तो चुका लेक्चर में। मैं आपको क्या बताऊं? व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक, तो आगे से भी, क्योंकि अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरी बात बताता चल रहा हूं कि बेटे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखा दिया, वो आसानी से कोई भी कर सकता है। तो जब आपको आपका चैप्टर लर्न हो गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं। अब बात आती है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, आप उनको देखिएगा। देखिए जी, तो अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की, और ये सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिन्हें हम नाम दे रहे हैं हॉट्स, ठीक, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर कोई बच्चा इनके आंसर भी कॉपी करना चाहता है तो वो बहुत आराम से कर सकता है। ठीक, कैसे कर सकता है? मैं साइड हो गया, आपने अपनी क्लास को पॉज करा और यहाँ से आपने आंसर कॉपी कर लिया और आंसर आपने समझ भी लिया। फिर ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करा। इस तरीके से हमने अपने पास क्वेश्चन आंसर के भी नोट्स बना लिए। देखो क्लास में ऐसे ही होता है, बल्कि क्लास में टीचर के पास जब टाइम कम होता है तो टीचर कहता है बेटे क्वेश्चन आंसर अपने आप कर लेना। ठीक है, आती है बात समझ में? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक पूरी फुल फ्लेज क्लास वाली जो है फीलिंग आए, कि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसके एमसीक्यू करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक, फुल फ्लेज एक ही जगह आपको सब मिलता है। चलिए जी, पहले क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। क्या कहता है? अनएम्प्लॉयमेंट इट इज रिड्यूस्ड, अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। स्टेट इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब अगर हम बात करें तो बेटे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर सीखा था, पीपीसी। पीपीसी का डायग्राम कुछ इस तरीके से था, अगर आपको याद हो तो। ये हमारा पीपीसी होता है। तो बेटे एक बात बताओ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है तो जरा देखिएगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, लोगों को काम मिल गया है, तो बताइए अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाने से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन विल राइज। और जैसे ही प्रोडक्शन राइज हो जाएगा तो पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ते ही पीपीसी आउटवर्ड की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड। और आगे लिखा है कंट्रीज जीडीपी। बेटे जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डिटेल तो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जीडीपी का मतलब होता है एक कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ते के साथ ही जो आपका पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड्स। क्लियर? आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस अपने पास एक समरी में आप नोट कर लीजिए, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड। तो पेपर में टीचर आपको कैसा भी क्वेश्चन बनाकर दें, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। करेक्ट? आई होप यहां तक की बात क्लियर होती है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स कंट्री के अंदर स्टार्ट कर दिए। तो बेटा एक बात बताओ, ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करने से अब हमारे यहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे, उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी। जब उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी तो वो पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए ज़रा, द इकोनॉमिक वैल्यू इज दैट प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री विल राइज। यानी कि प्रोडक्शन करने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और इससे भी पीपीसी कैसा शिफ्ट होगा, पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड। करेक्ट। अब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिख दिया, एग्जाम में लिखा हुआ आ गया कि गवर्नमेंट ने 10 आईआईटी ओपन कर दिए। तो 10 आईआईटी ओपन करने से भी क्या होगा, लोगों की स्किल्स इंप्रूव होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब बेटे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पीपीसी की शेप एक्सप्लेन करिए। तो आपको पता है पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और पीपीसी कॉनकेव होता है। जो मेरी पीपीसी वाली क्लास है, अगर आपने सपोज करिए एक ही क्लास में मैंने पूरा पीपीसी बताया, अगर आप में से किसी बच्चे को पीपीसी की बात क्लियर नहीं है तो आप पीपीसी वाली क्लास देख लीजिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होता है। वैसे तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है, लेकिन इसकी जर्नल शेप कॉनकेव होती है और ये इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होती है। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है y की कितनी यूनिट आपने सैक्रिफाइस करी है x की यूनिट बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ x गेन्ड, और ऊपर लिखा जाता है y की कितनी यूनिट आपने रिड्यूस करी है। तो बेटे ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ पीपीसी फ्रंटियर, इसके दो ही रीजन होते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। किसकी वजह से होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका दूसरा नाम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है, एमओसी भी होता है। क्लियर। ये आप मानकर चलिए कोई भी बच्चा कि अप्रॉक्सीमेटली 90% प्लस चांसेस हैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व क्यों कहते हैं? बेटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि हमें अगर एक की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो हमें दूसरे की यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है। तो जरा देखिएगा, पीपीसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं बिकॉज स्लोप ऑफ द कर्व, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो कर्व का स्लोप है, ये स्लोप किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है कि मैंने किसी की एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए दूसरे की कितनी यूनिट क्या कर दी, कम कर दी। देखिए जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम सब कुछ अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते। तो किसी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें किसी की प्रोडक्शन घटानी पड़ती है, और उसके बढ़ाने और घटाने का जो रेशो है जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो ये कॉनकेव होता है। पढ़िए जरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व बिकॉज स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच एंड एवरी पॉइंट मेजर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर पॉइंट पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। देखिए जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, फिर ये भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर मैंने इसकी प्रोडक्शन कम कर दी और इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट शेप विल पीपीसी टेक व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इफ डिक्रीजिंग, यानी कि जब एमआरटी क्या हो रहा हो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
डिक्रीज हो रहा हो बेटे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर अचानक से आ गया तो आपको नुकसान दे सकता है। अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज हो रही है, देखिए अगर इंक्रीज हो रही होती तो शेप ऐसी होती, इंक्रीज होने पर, मेरी क्लास में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। और अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो है इक्वल होती, कांस्टेंट होती, तो ऐसी होती। और अगर सपोज करिए कि डिक्रीज हो रही है तो पीपीसी कर्व ऐसा होगा, यानी कि कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक, इसकी डिटेल चीजें अगर आपको देखनी हो तो आप क्लास देख लीजिए, टॉपिक का नाम पीपीसी है। ठीक, चलिए जी, तो कैसी होगी देखिए, इसकी शेप कैसी होगी, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, इस तरीके से होगी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप का बनेगा पीपीसी कर्व। करेक्ट, आई होप यहां तक की बात क्लियर है बेटे। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का पीपीसी पर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हम कैसे कहें कि हमारी ग्रोथ हो रही है। बेटे बिल्कुल सिंपल सी बात है, ग्रोथ का मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, या तो हमारे रिसोर्सेज ऐड हो रहे हैं, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, और या हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। करेक्ट, और बेटा इन दोनों ही केसेस में जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे या हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, इन दोनों ही केसेस में हमारी जो प्रोडक्शन है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी। और जब पहले से इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, विल शिफ्ट राइटवर्ड, वो राइट की तरफ क्या चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, तो अब हम क्या करते हैं, अब सर ये इतना सारा क्या लिखा हुआ है बेटे, ये इतना सारा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो तो बेटे ध्यान से सुनना, 11th क्लास के स्टूडेंट हो, अभी तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं पता कि क्या होना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जब आप इसे बना दोगे तो इसी बात को यहां आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, खाली डायग्राम बनाने से काम नहीं चलता। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो आप पहले बताएंगे कि पहले हमारा पीपीसी था पी डैश, तो और हमारा ये पॉइंट थे ए और बी। जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई तो हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और अब हमारे पॉइंट ए की जगह ए डैश, बी की जगह बी डैश हो गए, और हमारा नया कर्व क्रिएट हो गया P1 डैश। ठीक है, तो इस तरीके से इसी बात को आप यहां पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और अगर सपोज करिए कि किसी दोनों में से किसी एक गुड का, किसी एक आइटम के रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो उसको आगे बढ़ा देंगे हम, तो ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहां दोनों के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, यहां पर किसी एक चीज के, सपोज करिए गुड एक्स के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, वहां पर दोनों के बढ़ रहे हैं। क्लियर, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पढ़िए जी। कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटे क्या होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सामने देखिएगा बड़े ध्यान से। अगर मैंने इसकी 1 यूनिट बढ़ाई तो मुझे इसकी कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी, तो 60 से 35 आ गया ये, तो यानी कि मुझे इसकी 25 यूनिट कम करनी पड़ी। ठीक, फिर मैंने इसकी 1 यूनिट बढ़ा दी, फिर मैंने इसकी यहाँ पर 15 यूनिट सैक्रिफाइस कर दी, फिर मैंने इसकी 1 यूनिट बढ़ा दी, फिर मुझे यहाँ पर इसकी 10 यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी। करेक्ट, तो इसी के रेशो को फिर मैंने इसकी 5 यूनिट सैक्रिफाइस करी और मुझे इसकी 1 यूनिट मैंने बढ़ा दी। जब आप इसी को एक रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं, जब आप इसी को एक रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं इस तरीके से, तो देखिए 25 के लिए 1, फिर 15 के लिए 1, फिर 10 के लिए 1, फिर 5 के लिए 1, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनेगा, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी एंड वाई। यहां देखिएगा जी, एक इंक्रीज यहां पर 5 आपने क्या कर दिए डिक्रीज, फिर यहां पर एक इंक्रीज, फिर से कितने डिक्रीज 5, फिर से 1 इंक्रीज 5 डिक्रीज, फिर उसके बाद 1 इंक्रीज, फिर उसके बाद 5 डिक्रीज। क्लियर? तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैसी है, एवरी टाइम इट इज सेम 5:1, 5:1, 5:1, 5:1, 5:1, दैट इज ये कांस्टेंट है। तो अगर हमारी पीपीसी कांस्टेंट है तो हमारा डायग्राम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो दिस विल बी द शेप ऑफ पीपीसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वाई डू प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी अराइज। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि जी प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन अराइज ही क्यों होती है, हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम ही क्यों आती है कि हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़े, बांटना पड़े, क्यों आती है हमारे सामने ये प्रॉब्लम। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता है कि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस। आप इसी को क्या कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था। अब ये हमने कुछ हॉट्स क्वेश्चन कर लिए और अब हम आ रहे हैं कुछ करने के लिए एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, कि एनसीईआरटी में क्या प्रॉब्लम दी हुई है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही हैं, फिर भी हम एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ये पहला क्वेश्चन है। तो बेटे सेंट्रल प्रॉब्लम आप सबको पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक। आई होप आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो बेटे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आप अपने गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज से दो गुड्स की कॉम्बिनेशंस कितने बना सकते हैं। तो यहां पर आपको पीपीसी का मीनिंग लिखना था, पीपीसी का मीनिंग। बेटे ये क्वेश्चन आंसर उसी बच्चे को समझ में आएंगे जिसने पहले क्लासेस भी देखी हुई हैं, उसको क्लासेस आती हैं, ठीक है। क्लास में भी क्वेश्चन आंसर तभी समझ में आते हैं जब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, बिना चैप्टर पढ़े हुए क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आते। आगे देखिएगा, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। इनमें से प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना, फैक्टर प्राइसिंग करना, वेलफेयर इकोनॉमिक्स करना, ये सारे काम किसके होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं, ठीक है। एक एमसीक्यू कराया था मैंने आपको पिछली क्लास में, उसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी हमें माइक्रो का ही पार्ट लेना है। मैंने वहां गलती से इन दोनों को लिया है, लास्ट एमसीक्यू था, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। तो यहां पर प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इन तीनों को माइक्रो का पार्ट मानते हैं। और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनको मैक्रो का पार्ट मानते हैं। यहां से आपको एक एमसीक्यू एग्जाम में जरूर मिलेगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद आता है व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंशिएट करना माइक्रो मैक्रो में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक। हमने एनसीईआरटी भी कर ली है और हमने थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस भी कर लिए और हमने एमसीक्यूज भी कर लिए, ठीक। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर मुझे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी तो जिस चैप्टर से रिलेटेड वो चीज़ें होंगी वो उसी चैप्टर के फोल्डर में आप लोगों को मिल जाएंगी। जो बच्चे क्लासेस हमारी ऐप पे देख रहे हैं तो चैप्टर 1 के फोल्डर के अंदर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेटे हमने क्या क्या कर लिया, हमने 7 लेक्चर्स अटेंड करे जिसमें हमने सारे टॉपिक क्लियर करे। उसके हमने बाद एक लेक्चर हमने अटेंड करा जिसमें हमने एमसीक्यू करे और फिर एक दूसरा लेक्चर हमने अटेंड करा जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स करे। तो आगे चल के भी अगर हमने चैप्टर 1 में और लेक्चर करे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर्स और करेंगे,
टॉपिक तो हम समझ चुके जो भी थे हमारे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले इन क्लासेस को अटेंड करने का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।